दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आज जो मैं आपके साथ चर्चा करने जा रही हूं वो है दिल्ली के पावर सेंटर की। दिल्ली का पावर सेंटर कहां है? इन पॉलिटिकल पार्टियों का पावर सेंटर कहां है? कहते हैं दिल्ली में सिर्फ एक की चलती है और उस एक के ऊपर कोई नहीं। सबको उनके दरवाजे जाना ही पड़ता है, जो ना जाए उसकी कोई नहीं सुनता है। यूं तो सबका मालिक एक है, लेकिन ये शब्द भगवान के लिए बनाया गया था। लेकिन दिल्ली में आकर इसके मायने बदल जाते हैं। दिल्ली में सबका मालिक एक है और वो हैं अपने मोदी जी। उनको शत शत नमन। ये परम सत्य आप सब जानते होंगे, लेकिन अक्सर चर्चा करने के दौरान कई बार बातें सामने आती होंगी कि आखिरकार कौन है दिल्ली का पावर सेंटर। लेकिन बीजेपी पहले ऐसी नहीं थी। पहले कई नेता आपसी मशवरे के बाद ये फैसला लिया करते थे, ठीक वैसे जैसे कांग्रेस में होता था। सभी नेताओं के पास ताकत थी और इस ताकत से कांग्रेस के कई नेता इतने ताकतवर हो गए कि पार्टी को कोई भी अपनी तरह चलाने की कोशिश करता रहा, अपनी मनमर्जी करने लगे। लेकिन अब तस्वीर बदलने लगी है। खेल जहां बीजेपी में एक जगह से हो रहा था, यहां मामला अब 4 लोगों में बंट गया। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं और पीएम के चेहरे भी होंगे कांग्रेस के। आज की तारीख तक तो यही है। राहुल गांधी, जो कि पार्टी का चेहरा है और मास लीडर हैं। सोनिया गांधी, जो कि पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। और प्रियंका गांधी, जो चुनाव में अपने बोलने के अंदाज से अच्छी खासी भीड़ जुटाने में सक्षम दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि उन चेहरों का क्या हुआ कांग्रेस में, जो अपने हिसाब से पार्टी चला रहे थे? जैसे कमलनाथ, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, ये तो अभी है पार्टी में। इसके अलावा और भी बहुत नाम हैं जो अलग हो चुके। कमलनाथ के पास पहले इतनी ताकत थी कि मध्य प्रदेश में कोई भी फैसला जो वो लेना चाहते थे वो लेते थे। लेकिन आज की तारीख में कमलनाथ सिर्फ इतना जानते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस को उनको बना रही है, लेकिन टिकट बंटवारे से लेकर बाकी पार्टी की स्ट्रैटेजी कुछ भी उन्हें नहीं मालूम है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये तमाम फैसले ले रहे हैं। ये अपने आप में कांग्रेस में एक बहुत बड़ा बदलाव है। वैसे आपको बता दूं कि इनके फैसला लेने के बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है जो कि इस पर काम करती है और एक फाइनल ऑफिशियल फैसला लिया जाता है और जो कि सर्वमान्य भी होता है, आप सभी जानते होंगे। और ये फैसले लेने की प्रक्रिया हाल ही में बदल गई जब से राहुल गांधी एक मास लीडर की इमेज में आ गए। अब राहुल गांधी किसी नेता के कहने पर नहीं चलते हैं, बल्कि उन नेताओं को अपने कहने पर चलाते हैं। ये सब कब हुआ? दरअसल ये हुआ तब राहुल गांधी के जो बचपन के दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे अलग हो गए और सचिन पायलट को भी उनका हक वो नहीं दिला पाए। इन दोनों को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे राज्यों के, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने पार्टी के अंदर हो रहे सारे समीकरण बदल दिए, मठाधीशों को अब कमजोर कर दिया। अब दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ या गहलोत, सभी के फैसले खड़गे और राहुल गांधी के पास से ही फिल्टर होकर जाते हैं। आइए हमारे वरिष्ठ पत्रकारों से पूछते हैं कि कांग्रेस के अंदर इन दिनों आखिरकार क्या चल रहा है, ये पावर सेंटर किस तरह से काम कर रहा है। कांग्रेस वैसे तो एक ऐसी पार्टी रही जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका जो होता है बड़ा पावरफुल रहा है, लेकिन वहां उससे भी ज्यादा ताकतवर एक संस्था है, उसको नाम कहते हैं वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। इसके इतिहास में ठीक से अभी चेक करना पड़ेगा कि पहले भी ऐसा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की मर्जी के खिलाफ लोग जीतते रहे। मुझे एक किस्सा तो मालूम है कि इंदिरा गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, सबसे ताकतवर नेता थी, लेकिन उनके मर्जी के खिलाफ चंद्रशेखर जी उस वक्त कांग्रेस पार्टी में थे और वो वर्किंग कमेटी के चुनाव जीत गए थे। कुछ ऐसा ही संभवतः राजेश पायलट के साथ भी हुआ था। ये कांग्रेस पार्टी का सिस्टम रहा। वर्किंग कमेटी वहां की सबसे ताकतवर संस्था है और उस वर्किंग कमेटी में जो फैसले होते हैं, वर्किंग कमेटी के प्रति अध्यक्ष भी जवाबदेह है और अध्यक्ष के भी सारे फैसले वर्किंग कमेटी, जो मूलभूत जो निर्णय होते हैं, जो सैद्धांतिक निर्णय होते हैं, वो सारे फैसले वर्किंग कमेटी में होते हैं। ये वर्किंग कमेटी सबसे ताकतवर है। उसके बाद उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ताकतवर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो चाहे नरसिम्हा राव अपने दौर में रहे हो, वो इंदिरा गांधी रही हो, वो सोनिया गांधी रही हो, वो जो भी लोग रहे समय समय पर,
वो अपने आप में एक ताकत रखते हैं। लेकिन कांग्रेस का एक सिस्टम रहा है कि वहां पर काम का बंटवारा है ब्यूरोक्रेसी की तरह से। वहां पर हर काम अलग अलग लोगों को बटा हुआ है और जिसको जो काम बटा है वो अपने काम का जिम्मेदार भी है, जवाबदेह भी है और मालिक भी है। उसके काम में दूसरे लोग आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करते। अगर कोई प्रदेश का प्रभारी हो गया तो फिर वो अपना जिम्मेदार है, वो इसकी जवाबदेही है। ये कांग्रेस का सिस्टम है। वर्किंग कमेटी मैंने बताया वो सबसे बड़ी संस्था है। वो किसी भी इशू पर अध्यक्ष को भी रोक सकती है, किसी भी बड़े फैसले पर टोक सकती है। वर्किंग कमेटी की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है, उसका एक नियम बना हुआ है। उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी में जो वर्तमान परिस्थिति है, जब तक नेहरू परिवार का कोई आदमी अध्यक्ष हुआ करता था तो निश्चित तौर पर उस परिवार का अपना एक अलग कद है कांग्रेस पार्टी में। लेकिन इधर हमने पिछली बार देखा कि नेहरू परिवार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया अध्यक्ष बनने के लिए। राहुल गांधी जी जब उनके नेतृत्व में चुनाव हारा गया तो उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फिर कह दिया कि मैं अध्यक्ष पद नहीं लूंगा। उसके बाद फिर चुनाव की घोषणा हुई। उस चुनाव में आपने देखा कि लोगों ने नॉमिनेशन किए, शशि थरूर ने नॉमिनेशन किया, उसके पहले अन्य लोगों की बातें आई और फाइनली खड़गे साहब जो बहुत ही वरिष्ठ नेता है, जिनकी 52 साल की जिनका हाउस की जिनकी पॉलिटिक्स है, विधानसभा से लेके लोकसभा और राज्यसभा तक की, वो अध्यक्ष चुने गए। अब उसके बाद जो मैं देख रहा हूं कांग्रेस पार्टी में यह तय हुआ कि अध्यक्ष को उनकी पूरी पावर है, वो अपनी पावर को इस्तेमाल करें। खड़गे साहब अपने वरिष्ठता के नाते भी, अपने अनुभव के नाते भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक से आपने गौर से इधर देखा होगा कि किसी भी स्थान पर जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब होते हैं वहां पर उनसे 4 कदम पीछे, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, वो लोग उनसे 4 कदम पीछे चलते हैं। खड़गे साहब को लोग आगे रखते हैं। दूसरा एक नया परिवर्तन आपने देखा होगा, जब से खड़गे जी अध्यक्ष हुए हैं ये परिवार उनसे मिलने उनके घर जाता है। खड़गे साहब इस परिवार से मिलने इनके घर नहीं जाते हैं। ये अलग बात है कि खड़गे साहब अपने फैसले करते वक्त, जो कांग्रेस की परंपरा है, सभी लोगों की राय बात करना, लंबी कवायद करना, इसीलिए कांग्रेस के फैसले बड़ी देर में होते हैं। सभी लोगों की सहमति ले लेना, ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय ले लेना, इसीलिए कांग्रेस के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि उसके फैसले लेने में काफी देरी लगती है। लेकिन वो एक उसका अपना लोकतांत्रिक तरीका है। खड़गे साहब यही कर रहे हैं, वो अपनी पावर को तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन सलाह मशवरा सबसे कर लेते हैं, उसमें चाहे राहुल गांधी हो या अन्य बड़े नेता हो या प्रदेशों के नेता हो। और समय समय पर जिस प्रदेश का या जिसका फैसला होना होता है उससे संबंधित बड़े नेताओं की बैठक दिल्ली में होती रहती है। ये हम और आप देखते हैं। ये कांग्रेस का तरीका है। सर, ये कांग्रेस का जरूर है, लेकिन यहाँ पर पावर सेंटर की बात हो रही है। किस तरह से कांग्रेस का पावर सेंटर किसके कंट्रोल में है, आपने एक तरीका बता दिया, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है, जिसे वर्किंग कमेटी में भी जाने से पहले, क्योंकि कमेटी भी ये कहा जाता है कि कमेटी में भी फैसले वही अप्रूव होते हैं जो पता होता है कि टॉप से कौन से फैसले आए हैं, किसकी तरफ से आए हैं। ये इस तरह के इशारे और इस तरह के काम होते हैं जो बहुत क्लियरली जाते हैं। बीजेपी में किस तरह से, क्योंकि बीजेपी में तो बहुत क्लियर है कि ठीक है, जो फैसला है वो 1 या 2 व्यक्ति हैं जो तमाम फैसले लेंगे और किसी को, सबको सिर्फ वो फैसले मानने हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी फैसला अगर लेगा, क्योंकि कमलनाथ की अगर बात की जाए पिछले दिनों मध्य प्रदेश में, तो क्या कमलनाथ की, और अगर राजस्थान की बात की जाए गहलोत की, तो क्या टिकट बंटवारे में इनको पावर दी गई कि खुद फैसला ले सके? क्योंकि जो जानकारी है दोनों को ही टिकट के नंबर्स बता दिए गए, ठीक है इतने तुम्हारे हैं, इतने किसी और के। फैसला ओवरऑल स्टेट का दिल्ली से ही लिया गया। वनिता, मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी की परंपरा है कि वहां सभी लोगों को समायोजित किया जाता है। किसी भी प्रदेश में कई सारे नेता हैं और वहां ये कोशिश होती है कोई एक नेता अकेले सब कुछ ना करे, बल्कि बाकी लोगों की उससे हिस्सेदारी रहे और वो महसूस करे कि उसको भी पूछा गया और उसकी भी हिस्सेदारी है। चाहे कमलनाथ हो, वो भूपेश बघेल हो, या अशोक गहलोत हो, या अन्य लोग हो, हर जगह पर यही होता है। सारे लोगों से राय ली जाती है, सारे लोगों से नाम लिए जाते हैं और फिर केंद्रीय नेतृत्व कोशिश करता है कि सभी लोगों का समायोजन हो। इस टिकट के बंटवारे में भी यही हुआ है। हाँ, केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका ये जरूर है कि किसी मसले में अगर विवाद है, किसी मामले में 2 या 3 लोगों के अंदर विवाद है, तो वो विवाद केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया जाता है और केंद्रीय नेतृत्व लोगों से बात करने के बाद और अपने जो पर्यवेक्षक भेजता है, तमाम तरह के पर्यवेक्षक केंद्रीय नेतृत्व अपने भेजता है, उन पर्यवेक्षकों की क्या राय आई है, उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं, उसके आधार पर अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेकर के उस फैसले को बता देता है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री इत्यादि नेता के चयन के सवाल पर भी पूरी लंबी एक्सरसाइज होती है।
कुछ लोग जाते हैं, अलग अलग विधायकों से मिलते हैं, सबकी राय लेते हैं। सबकी राय लेने के बाद फिर वो आकर के केंद्रीय नेतृत्व बताते हैं कि लोगों की क्या राय थी, अधिकतम लोगों की क्या राय थी, और उसके आधार पर उसी राय को केंद्रीय नेतृत्व सुना देता है। अब वो स्थिति नहीं रह गई पुराने जमाने वाली कि रातों रात अचानक केंद्रीय नेतृत्व से कोई फैसला हो जाए और सारे लोग मान लें। वो एक वक्त था, कोई जमाना था जब वो स्थिति हुआ करती थी, लेकिन अब वो स्थिति पिछले बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में देखने को नहीं मिल रही है। अब सबकी राय बात करने के बाद ही केंद्रीय नेतृत्व भी वही फैसला लेता है जिसमें ज्यादा लोगों की राय होती है। सर इसमें बड़े ये नेताओं के नाम हैं जो पुराने हैं, जिन्होंने अच्छे खासे लंबे सत्ता का वक्त देखा है, और यही तमाम नेता जो मुश्किलें पैदा करते, जैसे दिग्विजय सिंह की अगर बात करें तो वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी तिगड़म जरूर करते हैं जिससे कि अंदर कोई अनरेस्ट कहीं ना कहीं क्रिएट होता है। ऐसी सिचुएशंस में अगर हम ये बात कहते हैं कि ये सब नेता क्या सवाल नहीं उठाते हैं कि भाई आपका जो फैसला है, जो हमें आगे से, मतलब आपने कहा सब मिलकर ले रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सब मिलकर लेने वाले फैसलों में सबकी बात सही हो, और हो सकता है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी फैसला ले रहे हैं वही सही फाइनल उसके ऊपर स्टैंप लग जाती है। तो क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का फैसला कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, अशोक गहलोत हो, सबको मानना पड़ेगा? क्या ऐसी स्थितियां हैं? वनिता, मैंने पहले ही कहा, उसी बात को दोहराना पड़ रहा मुझे। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व के पास सारी जानकारियां अकेले अपने आप नहीं होती हैं, वो भी डिपेंडेंट करते हैं लोगों पर। इसीलिए वहां पर पर्यवेक्षक दर पर्यवेक्षक 2-3 तरह के लोग भेजने की परंपरा है, और साथ में इन नेताओं से खुद भी मिल करके सारी बात चीजों के बारे में जानकारी की जाती है। फिर निश्चित तौर पर मैं हूं, आप हो, जब 10 लोगों से मिल लेते हैं और अलग अलग लोगों से मिल लेते हैं, प्लस अलग अलग तरह के पर्यवेक्षक भेज करके उनकी भी हम गोपनीय रिपोर्ट ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड मेकअप करने के लिए हो सकता है कि उसमें कोई रिपोर्ट सही और गलत हो सकती है, लेकिन तरीका और कोई हो भी नहीं सकता है। यही तरीका है कि 4 लोगों से 8 लोगों से जानकारियां हासिल की जाए, उस जानकारी के आधार पर फैसले किए जाए, और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के फैसले होते हैं, ये मैं जानता हूं। आपने कुछ नेताओं का जिक्र किया। मुझे लगता है कि बीच में जो कुछ विवाद चले थे, कुछ नेता, आपने दिग्विजय सिंह का भी जिक्र किया कि वो बोल देते हैं। हाँ, दिग्विजय सिंह वोकल व्यक्ति हैं, उनका एक लंबा 85 साल की उम्र हो गई, लंबा कैरियर कांग्रेस पार्टी के अंदर हो गया है और लंबा उनका अनुभव है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चुप रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बोल देते हैं। दिग्विजय सिंह बोलने वाले व्यक्ति अपना विचार वो व्यक्त कर देते हैं, लेकिन मैं अभी तक जहां तक जानता हूं, दिग्विजय सिंह ने ऐसा कोई काम नहीं किया है अपनी तरफ से फील्ड में आने के बाद जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाता हो। ये अलग बात है कि उनका एक बड़ा कद, जब वो बोल देते हैं तो आरएसएस के लोग उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ करके पेश करके उनका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है सर, यहाँ पर जब हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं और कांग्रेस की पूरी मैनेजमेंट वर्किंग आप बता रहे हैं, यहीं पर एक सवाल ये है कि बीजेपी जब पहले काम किया करती थी और जो आज की तारीख में काम कर रही है, इन दोनों चीजों में उसके पावर सेंटर में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? बीजेपी पहले वो भी करीब करीब इसी तरह से काम करती थी। उसमें बल्कि 2 तरह के पावर सेंटर थे, एक था आरएसएस का पावर सेंटर, एक बीजेपी का पावर सेंटर। शुरू से एक परंपरा चली आ रही है कि आरएसएस अपना एक आदमी बीजेपी में हर स्तर पर रखता है। केंद्रीय स्तर पर उनका महामंत्री संगठन होता है, वो आरएसएस का आदमी होता है, और वो अध्यक्ष से किसी भी हालत में कमजोर नहीं होता है, बल्कि शायद कई मामलों में अध्यक्ष से ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसी प्रदेश स्तर पर संगठन मंत्री होता है, और फिर जिले स्तर, क्षेत्र स्तर पर आरएसएस के लोग पार्टी को संचालित करते हैं। आरएसएस कहता जरूर है कि उनका राजनीति कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस तरह से संगठन के नाम पर अपने लोगों को भेज करके वो पूरे संगठन में अपना दखल रखता है। तो पहले मैं कह रहा था 2 तरह के पावर सेंटर होते थे। एक तरफ आरएसएस के भेजे हुए लोग होते थे जो अपनी रिपोर्ट देते थे और उस निर्णय को प्रभावित करते थे, और दूसरी तरफ बीजेपी का अपना काडर जो नीचे से उनके यूथ से, छात्र से निकल करके और पार्टी के संगठन तक होता था, और वो अपना काम करता था और वो अपनी तरह से काम किया करता था। लेकिन तब भी बीजेपी में प्रदेशों के बहुत सारे अध्यक्ष थे जो बहुत पावरफुल हुआ करते थे। बीजेपी में बहुत सारे नेता थे जो अपने अपने प्रदेश के आधार पर काफी पावरफुल थे। उसमें भैरव सिंह शेखावत रहे हो, उसमें सिकंदर बख्त रहे हो, उसमें महारानी सिंधिया रही हो, उसमें बिहार वाले मिश्रा जी रहे हो, या उसमें बिहार यूपी में कल्याण सिंह जैसे लोग रहे हो। इस तरह, और केंद्रीय स्तर पर भी तमाम बड़े बड़े नेता, बहुत सारे लोग पावरफुल होते थे। तो बीजेपी में निरंकुशता नहीं होती थी। पहले बीजेपी भी इतना ध्यान रखती थी कि तमाम लोगों की राय आ जाए, और फिर उसके आधार उसमें दोहरा मामला ये होता था कि उसमें आरएसएस की एक अलग राय और होती थी उसके संगठन के द्वारा।
तो वो उस तरह से निर्णय लिया करती थी। लेकिन गुजरात के 2 लोगों के आने के बाद इधर देखने को यह मिल रहा है कि धीरे धीरे जो भी आरएसएस के लोग राष्ट्रीय महासचिव संगठन बनकर के आए, उनमें कोई टिकने नहीं पाया। जो भी आया वो बदनाम किया गया और बदनाम करके उसको कहीं ना कहीं किसी किनारे भेज दिया गया। वो कृष्ण गोपाल आए, वो राष्ट्रीय वो महासचिव थे और वो बीजेपी में प्रभारी थे। वो आजकल सुना कहीं नॉर्थ ईस्ट में बैठे हुए हैं। वो रामलाल आए, वो कहाँ गए पता नहीं, कहाँ चले गए। अब कौन सज्जन है उनका मुझे नाम नहीं मालूम। इसी तरह से प्रदेशों में भी जो संगठन मंत्री आए या निचले स्तर पर क्षेत्रीय मंत्री आए, ज्यादातर लोगों की जमीन पर बहुत सारी बुराइयां सुनने को मिली हैं। तरह तरह की बुराइयां जिनका जिक्र करना शायद उचित नहीं होगा, वो बुराइयां सुनने को मिली नीचे से ऊपर तक के लोगों की। ये बुराइयों के शिकार होने के कारण है, ये सत्ता के जो कमियां जाती हैं उसके कारण है। वो आरएसएस अपनी साख खो बैठा है और आरएसएस का अब जहां तक समझ में आता है उसका उतना बड़ा या तो दखल है नहीं या दखल वो स्वीकार नहीं है मोदी जी और शाह साहब को। उनको कह दिया कि आप लोग अपना काम धाम देखिए, सुरक्षा में रहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलिए, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में रुकिए। पहले ये लोग किसी कार्यकर्ता के घर पर रुकते थे, साधारण तरीके से रहते थे और अब इनकी जिंदगियां बहुत लेविश हो गई हैं। तो उसका कारण है या जो भी, आरएसएस की वो पकड़ और वो ताकत बीजेपी में दिखलाई नहीं पड़ती। मेरी जो व्यक्तिगत जानकारी है कि आरएसएस के बड़े लोगों ने मिलकर जब उनकी उपेक्षा हुई, अपमान होना शुरू हुआ और ये लगा कि कुछ उनके खिलाफ साथ गलत भी हो सकता है, उन लोगों ने तय किया ठीक है जिसको जो करना है करने दिया जाए। अब चुप बैठा था कुछ दिनों तक। आरएसएस में भी एक आध लोग तो बहुत पावरफुल हैं, वो सत्ता के बड़े करीबी लोग हैं, वो सबसे ताकतवर हैं और जो सबसे ताकतवर दिखलाई पड़ते हैं वो दरअसल ताकतवर नहीं है। अब सिर्फ 2 लोगों का बीजेपी में राज चलता है, एक मोदी जी का और एक अमित शाह का। वहां पर पूरी तरह से पूरी पावर केंद्रित हो गई है। अध्यक्ष भी जो बनाए गए वो अचानक इन लोगों द्वारा बना दिए गए। उसके पहले अमित शाह भी ऐसे बना दिए गए थे, कुछ चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं हुई थी, जिसको चाहा उसी को उठा करके बना दिया। लेकिन अब पूरी ताकत केवल 2 लोगों के हाथ में है। सर एक छोटा सा संक्षिप्त में एक सवाल है कि G23 जो बनाया गया और जिस तरह से तमाम नेता कांग्रेस के अपने कद को बढ़ाने की बात कर रहे थे, अब उनका क्या होगा? बेटा, G20 बनाया नहीं गया था, बल्कि हुआ यह था कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2-3 चुनाव पार्टी हार गई थी। उस वक्त कुछ नेता थे जो बड़े बेचैन थे कि पार्टी कैसे चलेगी और वो शायद राहुल गांधी पर उंगली उठाने लगे थे तरह तरह से और वो अपनी अपनी राय देने लगे थे कि पार्टी किस तरह चले। उन लोगों ने ही एक 22-23 लोगों ने मीटिंग की जिसको नाम G23 कर दिया गया। उसमें से कई लोग अब पार्टी में अच्छा खासा काम कर रहे हैं, वो चाहे आनंद शर्मा हो, वो चाहे मनीष शर्मा हो, इस तरह के कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी में काम कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जैसे लोग बीजेपी के पिछलग्गू बन गए, वो पार्टी छोड़ के चले गए, वो बीजेपी की बात में हाँ मिलाने लगे, उनकी बातें करने लगे। बहुत सारे लोग खुद किनारे हो गए, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो पार्टी के भीतर काम कर रहे हैं। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। मैंने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि चंद्रशेखर जी इंदिरा गांधी की मर्जी के खिलाफ वर्किंग कमेटी का चुनाव जीत के आए थे। आपको एक और घटना का जिक्र कर देता हूं। सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद जी खुद अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े थे और हार गए। लेकिन हारने के बाद उस जितेंद्र प्रसाद जी को सोनिया गांधी ने पूरा महत्व दिया। उनका निधन हो गया तो उनकी पत्नी को महत्व दिया और बेटा जब 25 साल का हो गया तो बेटे को एमपी भी बनाया, केंद्र का मंत्री बनाया। इंदिरा गांधी के खिलाफ चिकमंगलूर में चुनाव लड़े थे पाटिल साहब और वो हार गए। वही इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उसी पाटिल साहब को दिल्ली ले आई और उनको लाके केंद्रीय मंत्री बना दिया। कांग्रेस पार्टी कुछ अति लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें सारे लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है, पार्टी में रहते हुए बात करने का अधिकार है। लेकिन आप बीजेपी के खेमे में ही दिखाई पड़े तो अलग बात है। फिर भी गुलाम नबी आजाद को किसी ने निकाला नहीं, वो अपने आप चले गए, उनको किसी ने नहीं निकाला। उतना यही कांग्रेस पार्टी की विशेषता है। जहां तक वो G23 का सवाल है, उनमें मैंने बताया कि बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी में पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था तो उसकी वजह थी कि बड़े नेता सिर्फ अपने बेटों को चुनाव लड़ाने में अपनी पूरी ताकत झोंक देते थे। ऐसे में राहुल को पार्टी के अंतर विरोध का अच्छा खासा सामना करना पड़ा। इस्तीफा जो दिया था वो इन तमाम चीजों का ही एक अंजाम था और राहुल के फैसलों से नाराज होकर के कई चेहरों ने तो G20 ग्रुप बना लिया जो अपने कद को बढ़ाना चाहते थे, जिसमें गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, भूपेंद्र हुड्डा, मिलिंद देवड़ा, मुकुल वासनिक, मनीष तिवारी, शशि थरूर, राजेंद्र कौल भट्ट, वीरप्पा मोइली,
पृथ्वीराज चौहान, कपिल सिब्बल, विवेक तन्खा, जतिन प्रसाद, रेणुका चौधरी, पीजे कुरियन, राज बब्बर, कुलदीप शर्मा, योगानंद शास्त्री, अखिलेश प्रसाद सिंह, अरविंदर लवली, कौल सिंह ठाकुर, अजय अर्जुन सिंह और संदीप दीक्षित, ये तमाम नाम शामिल रहे। लेकिन अब जब राहुल गांधी ने इन तमाम परिस्थितियों से निकलकर पार्टी को जो नई ऊर्जा दी है, उसके बाद इन सब का क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल इनमें से कई नाम वो हैं जो कि अब पार्टी से अलग हो चुके हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो पार्टी में पूरी तरह से अब हाशिए पर जा चुके हैं। लेकिन ऐसी स्थितियों में जाकर के सोचने की बात यह है कि क्या वाकई में राहुल गांधी जो हैं वो पार्टी के अंदर पावर सेंटर को एक जगह बीजेपी की तरह न रखकर सभी के मशवरे के साथ किस तरह से लंबा चलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि बीजेपी में अब ये पावर सेंटर जहां पर एक व्यक्ति के साथ फिक्स होकर रह गया है, उसके बाद सवाल ये उठता है कि पार्टी नहीं सिर्फ एकला चलो की नीति पर कोई काम कर रहा है।